आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th 10th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम केमिकल बॉन्डिंग को समझने के पहले थोड़ा सा समझेंगे कि इस दुनिया में हर चीज एवरीथिंग वांट्स स्टेबिलिटी। अपनी लाइफ में सब लोग स्टेबल होना चाहता है। हर किसी को किसी अच्छे आदमी को देख के ये मन करता है कि हम उसकी तरह हो जाए, हम स्टेबल हो जाए हर तरह से, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, या फिर से जिस भी तरह से चाहिए उनको स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में। जॉब हो या जो भी हो, उससे उनको क्या चाहिए होता है? स्टेबिलिटी आता है, चाहिए होता है। तो हमारे जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जो एटम्स हैं, एटम्स को भी स्टेबल होना है। ठीक है, और एटम को स्टेबल होना है तो उनको किसकी तरह बनना है? अगर क्लास में कोई बहुत अच्छा बच्चा पढ़ने में है तो किसी बच्चे का मन होता है कि वो मैं भी उसके जैसा होता और मेरे भी वैसे ही नंबर आते। किसी को हम देखते हैं टॉप कर दिया किसी भी एग्जाम में, तो दूसरे बच्चों को या पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चे भी कर जाते हैं, या बच्चे को भी थोड़ा सा लगता है कि और थोड़ा मेहनत करो तो हम उसके जैसे हो जाएंगे और तब लाइफ हमारी स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो एटम्स हैं उनके साथ भी यही हाल है। एटम्स भी चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाए। तो एटम आखिर का स्टेबल होकर किसके जैसा होना चाहते हैं? तो एटम होना चाहते हैं इन इनर्ट गैसेस की तरह। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ये क्या है? ये इनर्ट गैसेस है। इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस, यस। और इनर्ट क्यों है? क्योंकि दे आर नॉन रिएक्टिव, दे डोंट रिएक्ट। और या इनको नोबल गैस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्टेबल है, दे डोंट नीड एनी इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम्स को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और इनके पास वो सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स है जो कि इनकी स्टेबिलिटी को बनाता है। तो हर एटम चाहता है कि वो इनकी तरह स्टेबल हो जाए। जो भी इनके पास वाला एटम है वो चाहेगा कि जो भी मतलब मान लीजिए हीलियम है, तो हीलियम के पास जो है अगल बगल थोड़ा सा इधर उधर, तो वो चाहेगा कि हम हीलियम की तरह हो जाए, वैसे ही नियॉन की तरह हो जाए। तो ये हमारे इनर्ट गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन। और ये तो बिल्कुल क्या है? स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या रूल होता है? तो दो रूल होते हैं, उसको पहले समझिए, फिर इनका मैं कॉन्फ़िगरेशन भी बताऊंगी। एक सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो भी हमारा एटम है, तो ये मान लीजिए हमारा एटम है, तो एटम का ये न्यूक्लियस है। वी नो कि एटम्स जो होते हैं वो सब पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, और वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये ऑलरेडी हम जान चुके हैं। यहाँ पे प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिट्स में, इनके जो ऑर्बिट्स होते हैं या शेल होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे क्या करते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल एक जगह होते हैं, अच्छे बच्चों की तरह। जो क्लास में वो अच्छे वाले बच्चे होते हैं ना, जो टीचर ने बोल दिया तुमको यहीं बैठना है, और बच्चे वहीं बैठे रहते हैं और हर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। बट वो जो क्लास में नॉटी बच्चे होते हैं, जो सुनते ही नहीं किसी की, वही हाल है किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर चक्कर काटते रहते हैं पूरे अपने ऑर्बिट। लेकिन एक बात है कि ये किसी अपने ही ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं। तो इनके ऑर्बिट का या शेल का कुछ नाम होता है। हाँ, इनका शेल का नाम होता है KLMNOP। इस तरह से क्या होता है? इनके शेल्स का नाम होता है। ठीक है, तो अब भाई जैसे कि ये शेल्स मतलब कि एक रूम डिसाइड कर दिया कि भाई इतने इलेक्ट्रॉन्स को इस रूम में, इस शेल में रहना है, उतने इलेक्ट्रॉन्स को उस शेल में रहना है। इस तरह से डिवाइडेड है। तो यहाँ पे अगर ऐसा नहीं होता तो लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हुआ है। तो ये अरेंजमेंट कैसे होता है? अब ये पूछना होगा ना कि भाई के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एल शेल में कितने होंगे। तो इसको डिसाइड किया गया, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है फॉर्मूला? 2n²। ठीक है, इसमें n जो है ये हमारा नंबर ऑफ, ये क्या दिखाता है? नंबर ऑफ शेल दिखाता है, नंबर ऑफ शेल। ये नंबर ऑफ शेल है, यानी के शेल है तो हमारा फर्स्ट शेल है। अगर के है तो हम इसको फर्स्ट कहेंगे, एल को सेकंड कहेंगे,
M को थर्ड कहेंगे एंड सो ऑन। इस तरह से हम इन शेल्स को दिखाते हैं। तो मान लीजिए अगर हम K शेल की बात करें तो K शेल में हमारा क्या हो जाएगा, 2n² के अनुसार 2 into 1 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, 2n² हो गया। अगर हम L शेल की बात करें, दिस इज द सेकेंड शेल। अगर हम L शेल की बात कर रहे हैं तो 2 into what 2 स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम M शेल की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 into 3 स्क्वायर एंड दैट विल बी 18। और अगर N शेल की बात करें तो 2 into 4 स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू 32। तो हम देख सकते हैं कि जो इनका कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे बन के आ रहा है कि K शेल में 2, L शेल में 8, M शेल में 18 और N शेल में 32 एंड सो ऑन। इसी तरह से क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट्स की हो जाती है तो वो स्टेबल हो जाते हैं। यानी कि अगर उनके पास सिर्फ K शेल है तो उनको 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, L शेल है तो 8 चाहिए, M शेल है तो 18 चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि हर एटम के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे 2 रूल आते हैं जिनको हम कहते हैं ड्यूप्लेट और ऑक्टेट, ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट। उसको समझाऊंगी तब इनको समझाऊंगी। तो ये पहले हम देख लें कि जो हमारे एटम्स हैं इनको स्टेबल होने के लिए इस तरह की स्टेबिलिटी चाहिए। और ये मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूला के अनुसार हम जाएंगे तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। चलिए अब हम देख लेते हैं फटाफट कि ऑक्टेट और ड्यूप्लेट क्या होता है और क्यों नहीं M में 18 ही होता है, N में 32 होता है, या फिर उसके आगे जो होगा वो क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं और इसको करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं और बताते हैं। तो एक हमारा रूल होता है जिसको हम कहते हैं ड्यूप्लेट रूल। 2 रूल होते हैं, एक हमारा होता है जिसको हम कहते हैं ड्यूप्लेट रूल। ड्यूप्लेट रूल के अनुसार क्या है ड्यूप्लेट रूल के अनुसार क्या है कि जो हमारा K शेल है, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। K शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो अगर हमारा ये एटम है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और ये हमारा K शेल हो गया, नहीं ये अलग से हो जाएगा। तो एक ही शेल है हमारा, ये हो गया K शेल और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड ड्यूप्लेट रूल कि अगर हमारा जो वैलेंस शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन पहला वैलेंस शेल कौन सा शेल, पहला शेल, उसके अंदर क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इसके लिए ये K इज इक्वल टू 2 है, मतलब इस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। तो ये होता है हमारा ड्यूप्लेट रूल। और इस ड्यूप्लेट रूल में कौन आता है, हमारा हीलियम आता है। यानी इसीलिए हीलियम क्या है, हमारा स्टेबल है, क्योंकि जितना चाहिए है उसके पास है, उसको और की लालच नहीं है और उसको चाहिए नहीं, बिकॉज हीलियम इज स्टेबल। हीलियम बहुत सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, उसके पास सब है जो उसको चाहिए एक हैप्पी लाइफ के लिए। तो अब इसके बगल में आता है हाइड्रोजन। यस, अब वो हाइड्रोजन देखता है हीलियम को, क्योरी इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है पर मेरे पास तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, अब मुझे क्या करना होगा। यस, अभी जो हाइड्रोजन है वो हीलियम की तरह बनना चाहता है। हाइड्रोजन क्या चाहता है कि अब मैं हीलियम की तरह बन जाऊं, और इसके लिए ये अब क्या होता है, एकदम एक्टिव रहता है और बहुत ज्यादा रिएक्टिव बन जाता है कि किसी भी तरह से कोई भी मुझे मिले मैं उसके साथ कंबाइन कम से कम हो जाऊं। अगर मैं कंबाइन होता हूं या शेयर करता हूं, जो भी करूंगा, मुझे तो एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि मुझे इस हीलियम की तरह बनना है। तो अब हाइड्रोजन हीलियम की तरह बनने के लिए
क्या करता है, रिएक्ट करता है। रिएक्ट करता है तो वहां बॉन्ड बनते हैं और तब जाके हाइड्रोजन क्या होता है, हीलियम की तरह बनता है। ठीक है, अब दूसरा रूल हमारा जो कहता है वो कहता है ऑक्टेट रूल। तो दूसरा रूल क्या है हमारा दूसरा रूल कहता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट ऑक्टेट रूल क्या होता है, इसको हम देखें जरा। तो ऑक्टेट रूल ये होता है कि आउटर मोस्ट लाइक वैलेंस सेल में के शेल को छोड़ के कोई भी शेल हो जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं। ठीक है, तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 से न कम न ज्यादा, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, नहीं तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 से 9 नहीं होना चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए, 11 नहीं होना चाहिए, या 7, 6, 5 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि तब जाके वो एटम